हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मानसी शाह फिजियोथेरेपिस्ट आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले टॉपिक्स की अपडेट मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डॉक्टर मानसी शाह होपिंग दैट यू ऑल आर सेफ एट योर प्लेस। सो हम आगे की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे इंसेटिव स्पायरोमेट्री, चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज एंड पोस्चर ड्रेनेज। सो स्टार्ट करते हैं विथ इंसेटिव रेस्पिरेटरी स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री वेंटिलेटरी ट्रेनिंग है जो मैक्सिमम इंस्पिरेशन करवाता है। इसमें पेशेंट जितना धीरे धीरे हो सके, जितना डीपली हो सके वैसे स्मॉल इंस्पिरेशन करता है थ्रू द स्पायरोमेट्री, जो एक टूल है, और उसमें उसको विजुअल और ऑडिटरी फीडबैक भी मिलेगा ताकि उसको पता चल सके कि वो कितना इनहेल कर पाता है। स्पायरोमेट्री का पर्पज़ यही है कि उसका जो वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन है वो इम्प्रूव, और मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होता है फॉर द एल्वुलर कोलैप्स, जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स हो जाए अगर, और एटेलेक्टेसिस के लिए। इसका प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले तो हमें पेशेंट को बोलना है कंफर्टेबल पोजीशन में, सेमी रेसलिंग पोजीशन में उसको बिठाना है। फिर उसको बोलना है कि पहले डीप ब्रीदिंग करे, इनहेल करे, एक्सेल करे। ये हम उसको बोलेंगे कि 3 to 4 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करे। उसके बाद हम उसको स्पायरोमीटर देंगे और उसका जो माउथ पीस है वो उसको बोलेंगे थ्रू द माउथ पीस वो इनहेल करे और होल्ड करे। जो उसमें जो बॉल्स ऊपर उठती है उसको होल्ड करे फॉर फ्यू सेकेंड्स, और उसके बाद वापस सांस बाहर निकाले। ये सीक्वेंस हमको उसको करवानी है 5 से 10 बार। ऐसे ही हम उसको ये जो टूल है स्पायरोमीटर, उसको रिवर्स उल्टा करके भी करवा सकते हैं एक्सिलेशन, जिसमें उसका एक्सपायरेटरी रेट बढ़ेगा। तो उसमें हम उसको बोलेंगे कि जितनी लंबी फूक वो मार सकते हैं उतनी लंबी उनको फूक मारनी है और उसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद इंस्पिरेशन करना है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पायरोमीटर टूल है उसके अंदर जो बॉल्स है 3, वो ऊपर या नीचे होगी, उससे उनको विजुअल एंड ऑडिटरी फीडबैक भी मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट है चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज। तो इसके अंदर होगा चेस्ट मोबिलाइजेशन, मतलब चेस्ट भी मूव होगा विद द डीप ब्रीदिंग। इसके अंदर चेस्ट, ट्रंक और एक्सट्रीमिटी का मूवमेंट होगा विद द डीप ब्रीदिंग। चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज मेंटेन करता है या इम्प्रूव करता है मोबिलिटी ऑफ द चेस्ट वॉल या तो ट्रंक एंड शोल्डर गर्डल, विच अफेक्ट द वेंटिलेशन, और पोस्चरल अलाइनमेंट को भी सही करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जो हाइपोमोबिलिटी है, अगर जो ट्रंक ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं अपना, या रिब्स एक्सपांड्स नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज बेनिफिशियल है। ये एक्सरसाइज है जिसमें कॉम्बिनेशन है स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल विद द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चेस्ट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज ऑल्सो used for reinforce or emphasize the depth of inspiration or controlled expiration. पेशेंट reinforce expiration कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब पेशेंट लीन फॉरवर्ड हो रहा है हिप को फ्लेक्स करके एट द स्पाइन, सो he can breathe out. This pushes the viscera superiorly into the diaphragm, क्योंकि जब वो लीन फॉरवर्ड होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, विसरा डायफ्राम पे जोर लगाएंगे, उसकी वजह से ब्रीथ आउट अपने आप हो जाएगा। स्पेसिफिक टेक्निक्स, इसमें चेस्ट मोबिलाइजेशन के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स हैं वो हम देखेंगे। जो फर्स्ट है इसमें, तो उसमें पेशेंट सिटिंग में रहेगा और उसका एक हाथ ऐसे रहेगा, जो साइड उसकी हाइपोमोबाइल है उस तरफ, और इंस्पिरेशन के टाइम उसको ऐसे ऊपर की तरफ जाना है ताकि उसका जो ये टाइटन रिप केज है, टाइटन भाग है, वो लूज हो सके और रिप एक्सपेंशन हो सके। इंस्पिरेशन के टाइम उसको ये करना है। फिर एक्सपिरेशन के टाइम उसको फिस्ट को अंदर की तरफ मूव करना है, लिटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट के, और बेंट करना है उसको टाइट साइड के, और ब्रीद आउट करना है साथ में ही। इससे क्या होगा, पहले हमको ये करना है, इंस्पिरेशन के टाइम एक्सपांशन होना चाहिए और एक्सपिरेशन के टाइम
बेंट होना चाहिए, तो क्या होगा, सारी एयर अच्छे से बाहर निकल सकेगी। तो ये जो है प्रोसीजर वो एक स्ट्रेच प्रोवाइड करेगा फॉर द हाइपोमोबाइल टिश्यूज के लिए, मसल्स के लिए, और उनको लूज करेगा। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है फॉर द टू मोबिलाइज द अपर चेस्ट एंड स्ट्रेच द पेक्टोरालिस मसल। सो इसमें हम पेशेंट को क्या करवाएंगे, वो सिटिंग पोजीशन में रहेगा और उसकी हैंड पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी। उसके जो हैंड है वो हेड के पीछे रहेंगे और जो उसके एल्बो है वो हॉरिजॉन्टली अबडक्ट रहेंगे उसके आर्म्स। ड्यूरिंग द डीप इंस्पिरेशन, ये जो उसकी पोजीशन है वो रहेगी ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, और उसके बाद एक्सपिरेशन के टाइम उसको दोनों एल्बो पास में लाने हैं। इंस्पिरेशन के टाइम दोनों इस तरह से रहेंगे अबडक्टेड, और एक्सपिरेशन के टाइम दोनों पास में आ जाएंगे। अब जो नेक्स्ट टेक्निक है टू मोबिलाइज द अपर चेस्ट एंड शोल्डर। सो इसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशंस में कैसे जाना है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे जब वो अबडक्टेड हैंड के साथ है, सो एक्सपिरेशन करते टाइम धीरे 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 एक एक सेगमेंट पे, स्पाइन के एक एक सेगमेंट पे ध्यान देके उसको एक एक सेगमेंट से नीचे आना है। वैसे ही इंस्पिरेशन करते टाइम उसको धीरे धीरे ऊपर आना है। अब नेक्स्ट है टू मोबिलाइज द अपर चेस्ट एंड शोल्डर। सो इसमें भी सिटिंग पोजीशन रहेगी और जो उसके दोनों हाथ है वो ओवर दी हेड रहेंगे, 180 डिग्री शोल्डर फ्लेक्शन एंड स्लाइट अबडक्शन में रहेंगे। ये रहेगा उसका पोजीशन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम ये पोजीशन रहेगी और फिर एक्सपिरेशन के टाइम उसको धीरे धीरे नीचे आना है। तो एक्सपिरेशन के टाइम उसको धीरे धीरे एक एक स्पाइन के सेगमेंट पे ध्यान दे दे के उसको बेंट होना है और ब्रीथ आउट करना है। फिर इंस्पिरेशन के टाइम उसी तरह से उसको धीरे धीरे ऊपर होना है और ये पोजीशन वापस रीगेन करनी है। सो ये सारी हमारी हो गई चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्चरल ड्रेनेज। पोस्चरल ड्रेनेज को दूसरा हम बोल सकते हैं ब्रोंकियल ड्रेनेज भी बोलते हैं। सो पोस्चरल ड्रेनेज भी एक एयरवे क्लियरेंस के लिए ही एक टेक्निक है। इसमें मोबिलाइज होता है, मूव होता है, जो सिक्रीशन होता है वो लंग के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट्स पे मूव होता होता सेंट्रल एयरवे तक आता है, जो जिसमें हम पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस देते हैं, ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन, जिसकी वजह से जो उसका सिक्रीशन है वो ड्रेनेज होगा। सो इसमें जो सिक्रीशन मूव होता है स्मॉलर टू लार्जर एयरवे, जैसे कि नीचे ब्रोंकियल है, एल्वोलाई है, वहाँ से वो लार्जर एयरवे की तरफ आएगा। उसके बाद हम उसको कफिंग करवाएंगे या एंडोट्रैकियल सक्शनिंग के थ्रू उसको हम बाहर निकालेंगे। पोस्चरल ड्रेनेज में मैनुअल टेक्निक्स भी यूज होती है, जो है परकशन, वाइब्रेशन एंड शेकिंग। पोस्चरल ड्रेनेज के कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अनट्रीटेड अक्यूट कंडीशन, जो अक्यूट कंडीशन है जो अनट्रीटेड रह गई है, उसमें आएगा सीवियर पल्मोनरी इडीमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लार्ज प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, न्यूमोथोरेक्स, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी, कार्डियक एरिथमिया, सीवियर हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, रिसेंट मायोकार्डियल इंफाक्शन, अनस्टेबल अंजाइना। फिर अगर रिसेंट उसको न्यूरो सर्जरी, अगर उसको हेड इंजरी हुई है और उसके लिए उसको सर्जरी हुई है, तो उसको हम नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर उसको हम हेड डाउन पोजीशन देंगे तो उसकी वजह से उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और उसको हार्म होगा, तो उसकी वजह से हम उसको पोस्चरल ड्रेनेज नहीं दे सकते। बट अगर उसको नीड है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए हम दूसरी मॉडिफाइड पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उसकी फर्स्ट मैनुअल टेक्निक, परकशन। So percussion is used to augment mobilization of secretion by mechanical dislodging viscous or adherent mucus from the airways. परकशन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो विद द कप हैंड ओवर द लंग सेगमेंट्स, जिस सेगमेंट से हमको म्यूकस बाहर निकालना है उस सेगमेंट पे हम कप्ड हैंड करके उस पर स्ट्राइक करेंगे। थेरेपिस्ट उसके हैंड स्ट्राइक करेगा ओवर द चेस्ट वॉल ऑन अल्टरनेटिव रिदमिक मैनर। उसका जो मैनर होता है वो भी एक रिदमिक पैटर्न होता है। थेरेपिस्ट को भी ये ध्यान रखना है कि उसके शोल्डर, एल्बो, रिस्ट वो सब लूज रहे,
during the percussion. Mechanical percussion is an alternative to manual percussion technique. और इसका जो रेट रहता है वो रहता है 100 to 480 per minute. Percussion is continued for the several minutes or until the patient need to alter the position to cough. Percussion हम कुछ टाइम तक, कुछ मिनट तक चालू रखेंगे और अगर पेशेंट को कफ करना है तो उस टाइम पे हम बंद करेंगे, या पेनफुल हो रहा है या अनकंफर्टेबल लग रहा है पेशेंट को तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है परकशन के लिए? तो ओवर द फ्रैक्चर हम नहीं दे सकते. अगर उसको स्पाइनल फ्यूजन है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, तो उसके ऊपर हम परकशन नहीं दे सकते बिकॉज उसको और इंजरी हो सकती है और हार्म हो सकता है. ओवर ट्यूमर एरिया नहीं दे सकते हम. इफ द पेशेंट हैज अ पल्मोनरी एम्बोलस, if the patient has a condition in which hemorrhage could easily occur, or if the patient is receiving anticoagulation therapy, अगर पेशेंट को हेमरेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर हम अगर उसको परकशन देंगे तो हेमरेज हो सकता है उसको. इफ़ द पेशेंट हैज़ अनस्टेबल अंजाइना, इफ़ द पेशेंट हैज़ अ चेस्ट वॉल पेन फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द थोरेसिक सर्जरी और ट्रॉमा. अब नेक्स्ट हम देखेंगे वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन जो है वो एक टेक्निक है जो परकशन को हेल्प करेगा फॉर द मूव द सिक्रीशन फ्रॉम द वन सेगमेंट टू अदर सेगमेंट. वाइब्रेशन है वो अप्लाई करेंगे ओनली ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन. जब वो एक्सेल करेगा तभी हम वाइब्रेशन अप्लाई करते हैं और पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीथ करने को. सो वाइब्रेशन में क्या रहेगा, जो सेगमेंट पे हमको वाइब्रेशन देना है दोनों हाथ उसी पे रहेंगे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रहेगा और हम उसको जेंटल वाइब्रेशन देंगे. वाइब्रेशन का प्रेशर है वो अप्लाइड होगा सेम डायरेक्शन ऑफ जो डायरेक्शन में चेस्ट मूव हो रही है. द वाइब्रेटिंग एक्शन इज अचीव्ड बाय द थेरेपिस्ट आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी फ्रॉम द शोल्डर टू हैंड. सो जब थेरेपिस्ट आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपनी मसल को शोल्डर टू हैंड, वही जो कॉन्ट्रैक्शन है होगा वो वाइब्रेशन थ्रू पास होगा पेशेंट को. सो पोस्टरल ड्रेनेज की कुछ अलग अलग पोजीशंस है. सिटिंग पोजीशन रहेगी एंटीरियर अपाइकल सेगमेंट के लिए, पोस्टीरियर अपाइकल सेगमेंट्स के लिए ये पोजीशन रहेगी एंटीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब. सो जहाँ जहाँ ये ब्लैक मार्क कर रखा है वहाँ पे हम उसको परकशन, वाइब्रेशन, शेकिंग ये देंगे और ये है उसकी सारी पोजीशन फॉर पोस्टरल ड्रेनेज फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स. पोस्टीरियर सेगमेंट के लिए जिसमें राइट और लेफ्ट दोनों के लिए अलग अलग पोजीशन रहेगी. लिंगुला, जो लेफ्ट साइड पे हमारा लिंगुला होता है और राइट साइड पे मिडल लोब, और ये है लोअर लोब्स की पोजीशन. सो इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है. होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.